हेलो डॉक्टर्स। सो टुडेज टॉपिक इज क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ टिश्यू रिपेयर। बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि टिश्यू रिपेयर क्या होता है। साथ के साथ मैंने ये बताया था कि आपकी बॉडी में कहीं भी इंजरी होती है या इन्फेक्शन होता है तो वहां पे रिपेयरिंग के या हीलिंग के जो बेसिक या जनरल प्रिंसिपल थे या बेसिक मैकेनिज्म थे, दैट इज रीजनरेशन एंड स्कार फॉर्मेशन, इनके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में क्या डिफरेंस है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने टिश्यू रिपेयरिंग या टिश्यू हीलिंग पढ़ाया था और उसमें जब बेसिक मैकेनिज्म बताए थे रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन, तो जो हमने बात की थी वो एक जनरल बात की थी कि आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो, कहीं भी इंफेक्शन हो तो क्या होगा। आज हम जनरल बात नहीं करेंगे, आज हम एक स्पेशल केस लेके बात करेंगे और वो केस है स्किन वुंड का। यानी अगर आपकी स्किन के ऊपर जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है या आउटर कवरिंग है, स्किन जो है आपकी, इस स्किन में कहीं वुंड क्रिएट हो जाए, वुंड मतलब घाव क्रिएट हो जाए, तो वहां हीलिंग कैसे होगी। तो बेसिकली आज हम एक जनरल बात नहीं कर रहे हैं, एक क्लिनिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक केस लेके चल रहे हैं, दैट इज हीलिंग ऑफ स्किन वुंड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग ऑफ स्किन वुंड, कि अगर आपकी स्किन में कोई वुंड क्रिएट हो जाता है तो वहां हीलिंग कैसे होगी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, या वहां रिपेयरिंग कैसे होगी, ये बेसिकली हम आज समझने जा रहे हैं। तो अगर भले ही स्किन है लेकिन है तो आपकी बॉडी का पार्ट, तो बेसिक मैकेनिज्म तो यहां भी फॉलो होंगे, यानी यहां भी रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन वाली चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपकी इंजरी जो है वो माइल्ड है, मतलब बहुत मामूली इंजरी है, माइल्ड इंजरी है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिथेलियल रीजनरेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जो इंजरी है वो सीवियर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होकर वहां पे स्कार फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी चीज को हम इलेबोरेट करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके कोई स्किन थी, आपकी बॉडी की स्किन थी, और वहां पे आपको क्या देखने को मिला, कोई वुंड देखने को मिला, कोई घाव देखने को मिला। अब इसकी हीलिंग कैसे होगी, उस वुंड की हीलिंग कैसे होगी, तो ये डिपेंड करता है कि वो वुंड किस नेचर का है। ठीक है, अगर वो वुंड ऐसा है या वो घाव ऐसा है जिसमें सिर्फ एपिथेलियल लेयर का लॉस है, यानी आपकी स्किन के ऊपर एक ऐसा घाव है जिसमें सिर्फ एपिथेलियल लेयर, यानी आउटर जो लेयर है, सिर्फ लेयर का लॉस है, सिर्फ एपिथेलियल लेयर का लॉस है, तो जो रिपेयरिंग होगी, जो हीलिंग होगी, वो बाई फर्स्ट इंटेंशन होगी या बाई प्राइमरी यूनियन होगी। रिपीट अगेन, वुंड हीलिंग किस तरीके से होगी ये डिपेंड करेगा कि आपका वुंड किस नेचर का है। अगर वुंड में सिर्फ एपिथेलियल लेयर का लॉस है, ऐसी इंजरी है जिसमें सिर्फ एपिथेलियल लेयर का लॉस है, तो जो आपकी हीलिंग होगी वो उसमें किस मेथड से होगी, बाई फर्स्ट इंटेंशन और बाई प्राइमरी यूनियन। और इसमें मेजरली हमको देखने को मिलेगा एपिथेलियल रीजनरेशन। ठीक है, टिश्यू रिपेयर के दो बेसिक मैकेनिज्म थे, रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन। तो यहां आपको मेनली डोमिनेंटली क्या देखने को मिलेगा, एपिथेलियल रीजनरेशन देखने को मिलेगा। यहां पे स्कार फॉर्मेशन आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहां एपिथेलियल रीजनरेशन डोमिनेंट रहेगा, यानी कि उस टिश्यू, उस इंजर्ड टिश्यू के जो आसपास की सेल्स होंगी उनके अंदर प्रोलिफरेशन की या सेल डिवीजन की कैपेसिटी हाई होगी, और वो क्या करेंगी, डिवाइड करके, मल्टीपल डिवीजन करके, माइटोसिस करके, वो जो डैमेज्ड एरिया था या जो इंजरी, जो एपिथेलियल लेयर का लॉस हुआ था, उसको वापस क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वाज बाय फर्स्ट इंटेंशन। ओके, और ये हमें कहां देखने को मिलता है, सर्जिकल इंसिजन की केस में। जब आपका ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर जो कट लगाता है वो सर्जिकल इंसिजन में क्या होता है, वो आपकी स्किन को रप्चर करता है, आपके ऊपर स्किन की जो एपिथेलियल लेयर है उसको रप्चर करता है। तो सर्जिकल इंसिजन जो होते हैं वो क्लीन कट होते हैं, और उनकी जो मार्जिन होती है वो रेगुलर मार्जिन होती है, यानी एक प्रॉपर कट लगाया जाता है, एक रेगुलर मार्जिन के साथ कट लगाया जाता है। तो यहां पे जो मेनली जो लॉस होता है वो किसका होता है, एपिथेलियल लेयर का लॉस होता है। एक एपिथेलियल लेयर को डॉक्टर क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर इंजरी है जिसमें क्लियर और रेगुलर मार्जिन वाला जो वुंड क्रिएट होता है, जैसे कि सर्जिकल इंसिजन के केस में, तो वहां जो हीलिंग होगी वो कैसे होगी, बाई फर्स्ट इंटेंशन होगी। कैसे होगी, बाई फर्स्ट इंटेंशन होगी। और यहाँ प्रोसेस जो मैकेनिज्म जो वर्क करेगा वो मेनली क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा। अगर रीजनरेशन का प्रोसेस अगर आपको प्रीवियस लेक्चर से याद हो तो रीजनरेशन कैसे होता था कि हमारा कोई टिश्यू होता था जहां इंजरी देखने को मिलती थी, तो इंजरी के जस्ट बाद तो पहले हमें क्या देखने को मिलता था, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। उस जगह पे क्लॉट का फॉर्मेशन होता था ताकि ब्लड का लॉस को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। एक बार ब्लड का क्लॉट बन गया, ब्लड के लॉस को हमने बचाने की कोशिश कर ली, उसके बाद उस एरिया में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन यानी एक तरह का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन और अगेंस्ट दैट इंजरी। इन्फ्लेमेशन जब थोड़ा कंट्रोल होगा तो फिर वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि वो जो टिश्यू है, वो जो इंजर्ड टिश्यू है, उसके आसपास की जो एपिथेलियल सेल्स होंगी, जो रेजिडुअल सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, रीजनरेट करेंगी, वो सेल डिवीजन करेंगी, और वो जो एपिथेलियल की लेयर लॉस हो गई थी हमारी इंजरी के केस में, उसको वापस रिपेयर करने की कोशिश करेगी, वापस हील करने की कोशिश करेगी।
एपिथेलियल सेल्स का डिवाइड करके वापस उस गैप को फिल करना, ये क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। जब बहुत सारी सेल्स वहां पे कलेक्ट हो जाएंगी तो वहां पे स्मॉल अमाउंट में, ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और वो सेल्स और वो स्मॉल अमाउंट में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो वहां पे एक स्मॉल स्कार का फॉर्मेशन करेगा, स्मॉल मैच्योर स्कार का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपको रीजनरेशन देखने को मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन देखने को मिल रहा है, बट डोमिनेंट यहाँ पे क्या करता है? रीजनरेशन। यहाँ पे मेनली जो हीलिंग किसके द्वारा की जाएगी? दैट इज बाई रीजनरेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाय द सेकंड इंटेंशन और सेकेंडरी यूरिन। अगर आपका वुंड ऐसा है जिसमें आपकी एपिथेलियल तो लॉस हुई है, यानी आपकी जो आउटर स्किन है उसका तो लॉस हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ अंदर का जो टिश्यू है, अंदर का जो मांस है, उसका भी लॉस आपको देखने को मिला है। तो अगर आपकी इंजरी ऐसी है जहां पे आपको एपिथेलियल लेयर के साथ साथ अंदर का टिश्यू, अंदर का मांस भी अगर आपको डेफिसिट हो रहा है, जैसे कई बार रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहां पे अंदर का मांस भी क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ऐसी इंजरी है जहां पे आपको टिश्यू भी लॉस होने को देखने को मिल रहा है, तो वहां पे उस केस में जो हीलिंग होगी, ये सीवियर इंजरी का केस है, यहां पे जो हीलिंग होगी वो बाई सेकेंड इंटेंशन और बाई सेकेंडरी यूनियन होगी। यहां पे एपिथेलियल्स के पास अगर कैपेसिटी है तो वो रीजनरेट करने की कोशिश करेंगी, बट अगर सीवियर जो इंजरी होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है तो एपिथेलियल सेल्स वहां बचते ही नहीं है, वहां पे एपिथेलियल सेल्स के पास वो कैपेसिटी रहती नहीं है रीजनरेट करने की। तो अगर कैपेसिटी है तो रीजनरेट कर लेती हैं, अगर कैपेसिटी नहीं है तो वहां पे बेसिकली क्या देखने को मिलता है? डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है और वहां पे स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में, इन दोनों में जो डोमिनेंट रहेगा इस केस में, इन द केस ऑफ सेकंड इंटेंशन और सेकेंडरी यूनियन, इस केस की इंजरी में डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या स्कार फॉर्मेशन जो होता है वो डोमिनेंट रहता है। ये बाई सेकंड इंटेंशन आपको देखने को मिलता है अगर कहीं आपके लार्ज वुंड हो, एक बड़ा घाव हो, या फिर एब्सेस, फोड़ा हो, कोई अल्सर्स हो, वहां देखने को मिलता है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला केस हो जहां पे एपिथेलियल लेयर एंड टिश्यू लॉस आपको देखने को मिला हो। इस केस के जो वुंड होते हैं वो डर्टी वुंड होते हैं, इरेगुलर मार्जिन के साथ होते हैं, कोई फिक्स मार्जिन नहीं होती, जैसे सर्जिकल इंसिजन में आपको देखने को मिलती है, डॉक्टर एक प्रॉपर कट लगाता है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉपर कट तो लगेगा नहीं, एक इरेगुलर मार्जिन वाला डर्टी क्या होगा? वुंड होगा। ठीक है, और यहां आपको क्या देखने को मिलता है? स्कार फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है इसको हील करने के लिए। ठीक है, इसका बेसिक मैकेनिज्म जो बताया था स्कार फॉर्मेशन का, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था स्कार फॉर्मेशन का, तो मैंने जो प्रोसेस बताया था उसमें वो ये था कि पहले आपकी कोई इंजरी होगी, जैसे इंजरी होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ताकि ब्लड के लॉस को बचाया जा सके। फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है जो क्या करता है? प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करता है अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन और इंजरी। इन्फ्लेमेशन के बाद वहां पे एंजियोजेनेसिस होगा, यानी कि ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन होगा। ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन होगा क्योंकि उस जगह पे हमें रिपेयरिंग करनी है। ठीक है, रिपेयरिंग करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई, फूड की सप्लाई, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके लिए वहां पे एंजियोजेनेसिस होता है, यानी कि ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन होता है। एंजियोजेनेसिस होने के बाद वहां पे होता है डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वहां पे कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन, कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली जो होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं, कोलेजन्स वगैरह होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं, उन सबका डिपोजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे सेल्स अब रीजनरेट नहीं कर सकती, सेल के अंदर प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो स्पेस है, जो खाली स्पेस क्रिएट हुआ है, उसको कैसे भी तो भरेंगे ना, तो उसको भरने के लिए हम कनेक्टिव टिश्यू का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करके डिपोजिट करते हैं। तो ये डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स का बनना, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। एंड प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इज द हॉलमार्क ऑफ स्कार फॉर्मेशन और टिश्यू रिपेयरिंग। ठीक है, तो आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है। एक बार कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन हो गया तो अब क्या होगा? वो जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है उसकी रिमॉडलिंग होगी, यानी उसका अरेंजमेंट होगा। वो जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, वो ब्रिजिंग बनाएंगे, ब्रिजिंग बना के उसको प्रॉपर्ली एक प्रॉपर शेप में उस वुंड को क्या करेंगे? हील करेंगे। यानी कनेक्टिव टिश्यू जो फॉर्म हुए थे वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे और इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि वो जो भी इंजरी है उसको प्रॉपर्ली हील कर ले ब्रिजिंग बना के। ठीक है, तो रीमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगी और स्कार फॉर्मेशन होगा। ओके, तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन। अब इस फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंशन को मैं टाइम वाइज देखना चाहता हूं कि मेरी इंजरी हुई है तो पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा। तो मैं जो इवेंट्स हैं वुंड हीलिंग के, इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं? इन द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ डेज, है ना। मैं रॉबिन्स के डायग्राम्स को मैं इसके साथ कंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट इंटेंशन का केस। फर्स्ट इंटेंशन है यानी क्योंकि सर्जिकल इंसिजन हुआ है किसी पर्सन के, या कोई ऐसी इंजरी हुई है जो क्लियर है विद रेगुलर मार्जिन है, जैसे आपको ब्लेड से कट लग गया, ठीक है, स्किन पे, तो उस केस में अगर आपका वैसा इंजरी है
जहां हीलिंग बाई फर्स्ट इंटेंशन और फर्स्ट यूनियन होगी, तो वहां किस दिन पे क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डे 0 को, जिस दिन जैसे ही आपको इंजरी हुई है, तो जैसे आपको इंजरी हुई है तो सबसे पहले वहां जो प्लेटलेट्स होंगी या लोकल टिश्यू होगा वो क्या करेगा, वहां पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। आपकी प्लाज्मा की जो इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन थी फाइब्रिनोजन, तो आपकी सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके वहां पे एक मेसवर्क बना देंगे, वहां पे एक क्लॉट बना देंगे, वहां पे एक स्कैब बना देंगे। स्कैब मतलब होता है पपड़ी, ठीक है, खुंट जिसको हम कहते हैं। तो वहां पे स्कैब का फॉर्मेशन कर देंगे ताकि ब्लड के लॉस को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ये बात है डे 0 की, जब आपकी जस्ट इंजरी हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डे 1। जब डे 1 होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका ब्लड क्लॉट तो एज इट इज रहेगा, अब वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। और इन्फ्लेमेशन कैसा होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। और आपको मैंने इन्फ्लेमेशन में बता रखा है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज परफॉर्म्ड बाय द न्यूट्रोफिल सेल्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सेकंड डे। सेकंड डे में क्या होगा, ब्लड क्लॉट एज इट इज रहेगा, न्यूट्रोफिल्स अपना एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर रही होंगी। अब क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है रीजनरेशन करने की या सेल डिवीजन करने की, वो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल्स जो की लेयर जो है, ये सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ पे क्या करेंगी, एपिथेलियल लेयर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगी। तो सेकंड डे के में आपको क्या देखने को मिलेगा, थिन एपिथेलियल लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन द डे 3। डे 3 से डे 5 तक आपको देखने को मिलेगा कि अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन था उसको ओवरकम कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के द्वारा। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपको पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द मैक्रोफेज। अब न्यूट्रोफिल्स चली जाएंगी और आपको यहां क्या देखने को मिलेंगी, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगी। सो यू कैन विजुअलाइज द ब्लू कलर मैक्रोफेज सेल्स हियर, दिस वन। ये क्या है, मैक्रोफेज सेल्स आ गई हैं। अब मैक्रोफेज सेल्स आ गई हैं तो वो क्या करेंगी, इस यहां पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का प्रोलिफरेशन कराएंगी और माइग्रेशन करवाएंगी। यानी आसपास के एरिया से जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं उनको यहां पे बुलाएंगी एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। और वहां पे बुला के क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कराया जाएगा। किसका कराया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कराया जाएगा। वहां पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराया जाएगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होंगी वो उस एरिया में ऑक्सीजन और फूड वगैरह सप्लाई कराएंगी, जिससे रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट किया जा सके। तो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, एंजियोजेनेसिस होगी, अलॉन्ग विद ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, यानी कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होगा। और ये सब किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। जब कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो वहां हमको देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन होता है कोलेजन प्रोटीन का। कोलेजन प्रोटीन का जो टाइप होता है वो, उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो होता है टाइप 3 फाइबर्स। तो कोलेजन प्रोटीन के टाइप 3 फाइबर्स का वहां पे फॉर्मेशन होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, जो किसके द्वारा किया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 3 to 5 डेज। अब आफ्टर 5 डेज, 5 to 7 डेज का अगर हम बात करें तो 5 to 7 डेज में क्या होगा कि जो आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा था वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा था वो अपनी मैक्स लिमिट पे बन जाएगा। जो आपकी ब्लड वेसल्स बन रही थी वो अपनी मैक्स लिमिट पे पहुंच जाएंगी। जो कोलेजन फाइबर जो बन गया था, अब तक जो बन रहा था, वो क्या करेगा, अपने आप को रीमॉडलिंग करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, एक क्रॉस ब्रिजिंग तैयार करेगा। क्या करेगा, एक क्रॉस ब्रिजिंग तैयार करेगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए कोलेजन फाइबर का और वो जो टिश्यू है उसकी क्या हो जाए, फिलिंग हो जाए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्कार। जब आपका जो कोलेजन प्रोटीन है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जब वो अपने आप को प्रॉपर एक अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर लेगा तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, स्कार का फॉर्मेशन हुआ है। आफ्टर डे 7 अप टू द डे 21, यानी 3 वीक्स तक, डे 7 से लेकर 3 वीक्स तक हमको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका कोलेजन था उसमें टाइप 3 फाइबर थे। जो टाइप 3 फाइबर थे वो डे 21 तक टाइप 1 फाइबर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि टाइप 1 फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो वहां पे क्या करते हैं, एक स्ट्रांग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन एज पर द डेज। अब हम बात करेंगे हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, और इसको भी हम क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ डेज में समझेंगे। तो हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन आपको पता है कब होता है, जब आपकी जो इंजरी हो वो बहुत ज्यादा सीवियर हो, जहां एपिथेलियल लेयर के साथ साथ मांस का या फिर टिश्यू का लॉस हुआ हो, और लार्ज वुंड, अल्सर या फिर रोड एक्सीडेंट के केस में आपको ये देखने को मिलता है। यहां भी आपका जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे फर्स्ट इंटेंशन में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो देखने को मिलते हैं फर्स्ट इंटेंशन में और सेकंड इंटेंशन में, वो ये है कि फर्स्ट इंटेंशन में रीजनरेशन डोमिनेट करता है, यानी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू की वो मल्टीप्लाई करती हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करके क्या करती हैं, उस वुंड को, उस एम्प्टी स्पेस को क्या कर देती हैं, फिलिंग कर लेती हैं। लेकिन सेकंड इंटेंशन में जहां टिश्यू का लॉस होता है वहां पे एपिथेलियल सेल्स ये काम नहीं कर सकती, उनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अकेली क्या कर लें, उस पूरे टिश्यू को क्या कर लें, फिल कर दें। तो यहाँ बेसिकली डोमिनेंट जो करता है वो करता है फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, और यहाँ पे क्या डोमिनेट करता है, स्कार फॉर्मेशन डोमिनेट करता है।
और क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इंटेंशन में जो आपको इंजरी जो होती है वो क्लीन एंड रेगुलर मार्जिन वाली इंजरी होती है, जैसे सर्जिकल इंसिजन में। जबकि जो आपका सेकंड इंटेंशन होता है वहां जो इंजरी होती है वो डर्टी और इरेगुलर इंजरी होती है, लाइक रोड एक्सीडेंट इंजरी, लार्ज वुंड्स एंड अल्सर और एब्सिस। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर जो सेकंड इंटेंशन है, अगर सीवियर इंजरी है तो वहां इन्फ्लेमेशन जो होगा वो फर्स्ट इंटेंशन से ज्यादा सीवियर होगा। मतलब वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगी, ज्यादा नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगी। वहां पे डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पे डिपोजिशन ऑफ कोलेजन टिश्यू, डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स का डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहां पे जो स्कार बनेगा, घाव बनेगा, वो क्या बनेगा? स्कार जो बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। साथ ही साथ वहां पे आपको जो वुंड है उसमें कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, और वुंड में जो कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है वो फाइब्रोब्लास्ट का ही एक टाइप होता है, जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट, उनकी हेल्प से हमें देखने को मिलता है। वुंड के अंदर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, यानी उसकी फिलिंग की जाती है। ओके, अब इसको हम अगर डेज के टर्म में देखना चाहें इसको भी, तो वही सिमिलर स्टार्ट रहता है सब कुछ का, कि डे 0 से डे 2 तक आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलेगी। डे 0 में आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलेगी। जैसे इंजरी हुई है वहां की जो प्लेटलेट्स हैं और जो फाइब्रिनोजन है वो क्या करेंगी? ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगी, और वहां पे स्कैब का फॉर्मेशन करेंगी। एक पपड़ी, एक खुंट बना देंगी ताकि ब्लड का लॉस ना हो। उसके बाद वहां पे आएंगी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। डे 1 और 2 में न्यूट्रोफिल्स आके क्या करेंगी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन करेंगी। ओके, और क्या होगा? अगर वहां पे सेल्स के पास कैपेसिटी है प्रोलिफरेशन की, वैसे ज्यादा बचती नहीं है, बट जितनी भी कैपेसिटी है सेल्स के पास, एपिथेलियल सेल्स के पास, वो क्या करेंगी? रीजनरेशन करेंगी। नाउ इट विल स्टार्ट विद डे 3 और टू डे 7। डे 3 में क्या होगा? जो एपिथेलियल सेल्स जितना रीजनरेशन कर सकती थी वो रीजनरेशन करेंगी। उसके बाद वहां पे ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे 3 में आपको यहाँ पे ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ये स्कैब बना था, ये ब्लू न्यूट्रोफिल्स थी, और जो रेड यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? ब्लड क्लॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रीजनरेशन भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये रीजनरेशन देखने को मिला है। उसके बाद एंजियोजेनेसिस, आपको ब्लड वेजल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब क्या होगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होगा उसको ओवरकम कर लिया जाएगा किसके साथ? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ। तो यहाँ पे थी न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे कौन आ जाएंगी? अब मैक्रोफेजेस आ जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा? इस एरिया में ज्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, यानी कोलेजन प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और कोलेजन प्रोटीन जो बनेगी वो उसमें क्या होंगे? टाइप 3 वाले फाइबर होंगे। कौन से? टाइप 3 वाले फाइबर होंगे, जो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा बनाए जाएंगे। आफ्टर डे 7 टू डे 21 अप टू 3 वीक क्या होगा कि जो आपके फाइबर्स बने हैं उनमें क्या होगा? ब्रिजिंग होगी, वो एक अपने आप को रिमॉडलिंग करके क्या करेंगे? प्रॉपर मैच्योर स्कार का फॉर्मेशन करेंगे। स्कार का फॉर्मेशन होने के बाद आपको वुंड में क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ताकि उस पूरी एरिया को क्या किया जा सके? कवर अप किया जा सके, हील किया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका टाइप 3 जो कोलेजन फाइबर्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे टाइप 1 में, क्योंकि टाइप 1 जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप 3। यहाँ पे जो रेशियो रहेगा डे 21 में टाइप 1 का और टाइप 3 का, वो रहेगा 4:1। ओके, सो दिस वाज अबाउट द हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन एज पर द टाइम और एज पर द डे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर, वो फैक्टर जो प्रमोट करते हैं किसको? वुंड हीलिंग को। तो वुंड हीलिंग को प्रमोट करने वाले फैक्टर हैं विटामिन सी और जिंक। जिंक जो होता है हमारी वो रीमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या फिर आप कह सकते हैं रीमोल्डिंग में हेल्प करता है। अगर हम बात करें वो फैक्टर्स जो वुंड हीलिंग को डेली करते हैं, वो है विटामिन सी की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है, जिंक की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है, अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, या अगर आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो केसेस हैं जिसमें आपकी जो वुंड की जो हीलिंग है वो डिले हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहीं इन्फेक्शन आपको क्या कर रहा है? प्रोलिफरेट कर रहा है। साइट ऑफ इंजरी पे जो इन्फेक्शन है, जहां आपकी इंजरी हुई है वहां पे इन्फेक्शन प्रोलिफरेट कर रहा है, यानी इन्फ्लेमेशन से इन्फेक्शन गया नहीं है आपका, अभी भी वहां पे माइक्रोब्स से पनप रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? आपकी हीलिंग को डिले करेगा। ये मोस्ट कॉमन कॉज है डिले इन वुंड हीलिंग का, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द वुंड हीलिंग। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।